नंबर 3 ने अपनी कलाई की घड़ी उतारकर मोमबत्ती के बिल्कुल सामने रख दी। फिर कान खुजाते हुए अरबी में कहने लगा, लीडर, हम पूरे 2:20 पर जहाज से अपने टारगेट नंबर 1 की तरफ निकल जाएंगे। ये टारगेट नंबर 1 वो जगह थी जहां हमें घात लगाकर इसराइली मिसाइल स्टेशन के गार्ड्स की गाड़ी में इंतजार में बैठना था। उस वक्त रात के 12 भी नहीं बजे थे। नंबर 2 किचन में गया और हमारे लिए गर्म गर्म तल्ख कॉफी बनाकर ले आया। कहने लगा, बाहर बारिश शुरू हो गई है। नंबर 3 में स्याह कॉफी का घूंट भरते हुए कहा, उन कमबख्तों की मौसमी रिपोर्ट कभी गलत नहीं होती। क्या बारिश मूसलाधार हो रही है? नंबर 2 ने बताया कि मूसलाधार बारिश नहीं हो रही, मगर बूंदाबांदी हो रही है। रात 2 बजे तक हम कॉफी पीते और इधर उधर की बातें करते रहे। इस दौरान में नंबर 2 और नंबर 3 ने मुझे मिसाइल स्टेशन की अंदरूनी राहदारियों, गार्ड रूम और गेट पर चेक पोस्ट के बारे में ब्रीफिंग भी दी। हमें गार्ड की वैगन को आते देखकर क्या करना होगा, नंबर 2 कहाँ होगा, नंबर 3 की क्या पोजीशन होगी और मैं कहाँ से हमला करूंगा। इन सब बातों को अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लिया गया। एक एक तफसील तय कर ली गई। थोड़ी सी रिहर्सल भी की गई। मैगजीन को बार बार खोल कर देखा। स्टेन गन्नों के बैरल चेक किए। जब घड़ी में 2:19 बजाए तो नंबर 3 एकदम से उठ खड़ा हुआ। ओके, नंबर 2 ने कहा, मैगजीन चेक। हमने एक बार फिर अपनी स्टेन गनों को चेक किया। पिस्तौलों में से मैगजीन निकालकर चैम्बर्स को चेक किया। मैगजीन दोबारा भरे और क्वार्टर से निकलकर बाहर आ गई। जीप को वहीं छोड़ दिया गया और पैदल ही बारिश में एक तरफ को चल दिए। बारिश अच्छी खासी हो रही थी। एक अजीब मौत जैसी वीरानी चारों तरफ छाई थी। 2 क्वार्टरों की धीमी रोशनियां बारिश की चिलमन में मजीद धीमी हो गई थी। हम उन क्वार्टरों के मुखालिफ समत को जा रहे थे। जमीन चूंकि रेतली थी इसलिए कीचड़ बिल्कुल नहीं था और चलने में दिक्कत नहीं हो रही थी। यहाँ अंधेरा था। एक वीरान रास्ता बाएं जानिब टेकरियों के करीब से होकर आगे को चला जा रहा था। हम उसी रास्ते पर चल रहे थे। सड़क पर आकर हम कोई 2 फरलांग चले होंगे कि नंबर 3 ने हाथ के इशारे से हमें सड़क पर से उतरने को कहा। सड़क की दूसरी जानिब अनारों का बाग था जिसकी बाड़ लकड़ी की बनाई गई थी। बाड़ के पास अंगूरों की एक बेल ने छत सी डाल रखी थी। नंबर 3 ने नंबर 2 को इशारा किया। अब मैंने देखा कि उन्होंने पहले ही से यहाँ लकड़ी का एक खंबा उखाड़ कर छुपा रखा था। ये खंबा टेलीफोन का था और उसके टूटे हुए तार लटक रहे थे। हमने मिलकर उस खंबे को सड़क के बीच में इस तरह डाल दिया कि कोई भी गाड़ी वहां से नहीं गुजर सकती थी। अब एक एक बात अपने आप समझ में आ रही थी। कुछ पूछने या इस्तफसार करने की जरूरत नहीं थी। यही वो जगह थी जहां हमें अपनी अपनी पोजीशन संभालनी थी। नंबर 2 सड़क की दूसरी तरफ भागकर चला गया। नंबर 3 मुझसे 10 गज दूर बाग के खंबे की ओट में हो गया और मैंने चंद कदम पीछे हटकर पोजीशन संभाल ली। स्टेन गन हमारे हाथों में थी। मैगजीन लोड थे और हमारी उंगलियां ट्रिगर पर थीं। मैंने अपनी कलाई की घड़ी देखी। फास्फोरस से चमकती हुई सुई 2:45 बजा रही थी। अचानक दूर से मोटर के इंजन की आवाज उभरी। नंबर 3 ने हुद-हुद की आवाज निकाली। यही आवाज नंबर 2 ने और फिर मैंने निकाली। इसका मतलब था कि हमने वैगन की आवाज सुन ली है। कोई 5 मिनट के बाद सड़क पर हल्की सी रोशनी हुई और बारिश की बूंदें गिरती साफ नजर आने लगी। वैगन चली आ रही थी। रोशनी बढ़ रही थी। सड़क के बीच में पड़ा टेलीफोन का खंबा सड़क पर उस जगह था जहां से सड़क थोड़ा सा बल खा जाती थी, इसलिए ये दूर से नजर नहीं आ सकता था। मैं चौकस हो गया। नंबर 3 और नंबर 2 भी चौकस हो गए। अब वैगन की आवाज साफ सुनाई देने लगी। वैगन सड़क पर चली आ रही थी। फिर वो मेरी आंखों के सामने से हेडलाइट्स की रोशनियों को साथ साथ लिए आगे गुजर गई और उसके पीछे गहरा अंधेरा छा गया। मेरी नजरें उसका ताक़ुब कर रही थीं और स्टेन गन का रुख भी वैगन की तरफ ही था। एकदम ब्रेकें चीख उठी और वैगन गीली सड़क पर घसीटते घसीटते बीच में पड़े खंबे के पास जाकर रुक गई। गाड़ी के रुकते ही मैंने सामने टेकरी की तरफ स्टेन गन का एक ब्रस्ट मारा और उसके साथ ही बिजली की तेजी के साथ छाड़ी से निकला। फिर वैगन के अकबी दरवाजे में से उछलकर अंदर घुस गया और सीटों पर बैठे बौखलाए हुए वर्दीपोश 2 आदमियों को हैंड्स अप करवा दिया। स्टेन गन की तड़ाख तड़ाख से वो बौखला गए थे क्योंकि उस इलाके में फलस्तीनी गोरिलों की जलगार होती ही रहती थी। इस दौरान नंबर 2 और नंबर 3 भी अपना काम कर चुके थे। उन्होंने भी एक एक हवाई फायर मारने के बाद ड्राइवर को सीट पर ही काबू कर लिया। दोनों गार्ड्स और ड्राइवर के मुंह में रुमाल ठूंस कर उनकी सफेद वर्दियां उतार दी गई। उनके हाथ पांव रस्सियों से बांधकर उन्हें सड़क के किनारे वाले अनारों के बाग के अहाते में फेंक दिया गया। वैगन में वापस आते ही हमने उसे सड़क से उतारा। अपने गीले कपड़े उतारकर मिसाइल स्टेशन के गार्ड्स की वर्दियां जेब तन की। पिस्तौल, ग्रेनेड और चाकू जेबों में छुपाकर स्टेन गन ने अपने करीब रख ली और वैगन को लेकर असल टारगेट की तरफ रवाना हो गई। कमांडो नंबर 3 ड्राइवर की सफेद और नीली वर्दी में मलबूस जीप चला रहा था। मैं और नंबर 2 गार्ड्स की सफेद वर्दी में नीली टोपियां ओढ़े वैगन के अंदर अपनी अपनी सीट पर आमने सामने खामोश बैठे थे। नंबर 3 कमांडो ने अपनी अकबी खिड़की खोल रखी थी। उस खिड़की में से मुझे दूर मिसाइल स्टेशन की रोशनियां नजर आने लगी थी। हमने स्टेन गन अपने करीब ही रखी हुई थी। साइनाइड जहर के कैप्सूल और हैंड ग्रेनेड हमारी जेबों में थे।
पॉलिएस्टर के मास्कों वाली स्कीम तर्क कर दी गई थी। साइनाइड जहर के सरीउल असर कैप्सूल इसलिए रखे थे कि अगर हमारा मिशन फेल हो जाए तो हम इसराइलियों की कैद में जानलेवा अजियतें सहने की बजाय जहरीले कैप्सूल खाकर खुद को खत्म कर सकें। नंबर 3 ने खिड़की के करीब मुंह लाकर कहा, होशियार, गेट आ रहा है। नंबर 2, पहला गार्ड तुम्हारा शिकार होगा। मैं चुप बैठा रहा। वैगन मिसाइल स्टेशन के खारदार गेट के करीब गार्ड रूम के पास जाकर खड़ी हो गई। नंबर 3 वैगन का असली ड्राइवर नहीं था, वो साफ पहचाना जा सकता था। वैगन के रुकते ही अंधेरे का फायदा उठाते हुए नंबर 3 सीट से उतरकर पीछे की तरफ चला और जरा ऊंची आवाज में बोला, एक गार्ड की तबीयत खराब हो गई है। गार्ड रूम का सार्जेंट हाथ में टॉर्च लिए वैगन की तरफ बढ़ा। नंबर 3 ने ये जुमला उसी के लिए बोला था। उसने वैगन के करीब आकर पूछा, कौन बीमार हो गया है? जेरोम। वो नंबर 3 कमांडो को असली वैगन ड्राइवर जेरोम ही समझ रहा था। नंबर 3 उस वक्त वैगन के अंदर आ गया। मैं और मेरा साथी नंबर 2 अंदर मौजूद थे। मैं सीट पर लेट गया। नंबर 2 ने नायलॉन की मजबूत और बारीक रस्सी अपने हाथ में छुपा ली थी। गार्ड सार्जेंट टॉर्च की रोशनी डालते हुए जूं ही वैगन के अंदर आया, नंबर 2 अकब से चीते की तरह उस पर उछला और उसकी गर्दन में नायलॉन की रस्सी डालकर एक ऐसा जबरदस्त झटका दिया कि इस्राएली सार्जेंट की गर्दन लटक गई। नंबर 3 ने बाहर छलांग लगाते हुए कहा, लाश सीट के नीचे डाल दो। नंबर 3 ने गेट खोल दिया। फिर वैगन पिछली रात के अंधेरे में मिसाइल स्टेशन के अंदर दाखिल हो गई। मेरा दिल धड़क रहा था। इतनी अहम एटमी पोस्ट पर कब्जा करना कोई मामूली बात नहीं थी। आगे मिसाइल स्टेशन का दूसरा गेट था। हमने अपने अपने पिस्तौलों पर साइलेंसर चढ़ा लिए। जहां एक इस्राएली संतरी छोटी शॉटगन लिए पहरा दे रहा था। वैगन नंबर 3 ने गेट के बाहर खड़ी कर दी। ये दरवाजा कंक्रीट के सुतूनों को जोड़कर बनाया गया था जो बंद था। उसके ऊपर खारदार तार लगी थी। इस्राएली संतरी गेट के अंदर पोर्च में खड़ा था। वो वैगन को देखकर दीवार के साथ लगे माइक्रोफोन के पास गया और इस्राएली जबान में बोला, आज का पासवर्ड। इस अरसे में नंबर 3 कमांडो भी गेट के खंबे के पास जा चुका था। उसने उधर वाले छोटे माइक पर कहा, ज़ीब्रा फ्लाइट। इस्राएली संतरी ने बटन दबा दिया। गेट आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। जहां दाखिल होने के लिए हर रोज पासवर्ड तब्दील कर दिया जाता था। इन कमांडोज ने आज का पासवर्ड मालूम कर रखा था। हमारी वैगन दूसरे गेट में भी दाखिल हो गई। बारिश की बौछार वैगन की छत पर गिर रही थी। अब सामने शेड था जहां पहले ही से कुछ गाड़ियां और वैगनें खड़ी थी। नंबर 3 ने अपनी वैगन भी एक तरफ खड़ी कर दी और उतर कर बोला, लीडर, तुम जानते हो कि सामने वाला दरवाजा लॉकर रूम वाली राहदारी को जाता है। वहां हर कदम पर पहरा है। मैं दूसरी राहदारी से अटैक करूंगा। नंबर 2, तुम मेरे पीछे रहकर मुझे प्रोटेक्ट करोगे। स्टेनबर ने हमने कमीज के अंदर करके पतलून में उड़स ली थी। साइलेंसर वाले पिस्तौल हमारे हाथों में थे। नंबर 3 बिजली की तरह एक तरफ को हो गया। नंबर 2 भी उसके पीछे निकलकर अंधेरे में गुम हो गया। मेरे सामने मिसाइल स्टेशन की 2 मंजिला इमारत खड़ी थी जिसमें कहीं कहीं धीमी रोशनी हो रही थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस बेजबान और सीधी सादी इमारत के अंदर तहखाने में 4 ऐसे हलाकत खेज एटमी मिसाइल नस्ब हैं जो दुनिया की 1/4 आबादी को नीस्तो नाबूद कर सकते हैं। बारिश उसी तरह हो रही थी। नक्शे के मुताबिक मुझे मालूम था कि अब क्या करना है। नंबर 2 और नंबर 3 के जाते ही मैं पार्किंग शेड से निकलकर बारिश में तेज तेज चलता इमारत के ड्यूटी रूम की तरफ बढ़ा। ड्यूटी रूम में से एक भारी भरकम इस्राएली ऑफिसर बाहर निकला और इब्रानी जबान में उसने सवाल किया कि मेरा साथी यानी दूसरा गार्ड कहाँ है। मेरी चालाक नजरों ने चारों तरफ देख लिया था कि आसपास कोई नहीं है, मगर मैं उस इस्राएली ऑफिसर को ड्यूटी रूम के अंदर ले जाना चाहता था। ये खतरा मौजूद था कि वो मुझे पहचान लेगा कि मैं असल गार्ड नहीं हूँ। ड्यूटी रूम के बाहर एक धीमा सा बल्ब रोशन था। मैंने पिस्तौल जेब में रख लिया था। अपनी टोपी से बारिश का पानी झाड़ता और ये कहता हुआ कि मेरा साथी बीमार हो गया है, ड्यूटी रूम में घुस गया। ऑफिसर मेरे पीछे आया, तुम उधर कहाँ जा रहे हो? अपना आईडी कार्ड दिखाओ। ये उसका रोज का मामूल था। आईडी यानी शनाख्ती कार्ड दिखाए बगैर कोई भी ऑफिसर उस इमारत में दाखिल नहीं हो सकता था। ड्यूटी रूम में रोशनी थी। अंदर आते ही इस्राएली ऑफिसर ने अपने सामने एक अजनबी को देखा तो अलार्म के बटन की तरफ हाथ बढ़ाया। ऐन उस लम्हे मेरे साइलेंसर वाले पिस्तौल में से ठक की आवाज बुलंद हुई और शीशे की गोली भारी भरकम इस्राएली के दिल में पेवस्त हो गई। वो मुंह के बल आगे को गिरा। मैं छलांग लगाकर ड्यूटी रूम में से बाहर निकल आया। दीवार के बटन को दबाया। सामने लोहे की सलाखों वाला दरवाजा एक तरफ को खिसक गया। अब मेरी मंजिल लॉकर रूम के बाहर पहरे पर मुतायन वो संतरी था जो लॉकर रूम में मिसाइलों के कंप्यूटर के सामने बैठे आदमी पर नजर जमाए रखता है। मैं तेज तेज कदमों से चलता हुआ राहदारी में से गुजर गया। एक तरफ से 2 संतरी अचानक निकलकर मेरे सामने आ गए। मैंने मुस्कुराकर उन्हें इब्रानी जबान में सुबह बखैर कहा और ऐसे निकल गया जैसे मुझे ड्यूटी पर जाने की जल्दी हो। सिपाहियों ने मुझे न पहचाना। आगे फिर लोहे की सलाखों वाली दीवार आ गई। यहाँ भी एक गार्ड स्टेन गन लिए खड़ा था। मुझे अपनी तरफ आते देखकर उसने स्टेन गन तान ली, क्योंकि उस तरफ जाने की किसी गार्ड को इजाजत नहीं थी। हॉल्ट। मैं वही रुक गया। पिस्तौल मेरी जेब में था। मेरा एक हाथ भी उसी जेब में था।
इससे पहले कि मैं इंतहाई सुर्रत के साथ जेब में से पिस्तौल निकाल कर फायर कर दूं, दूसरी जानिब से मुझे ठक की आवाज सुनाई दी और संतरी गार्ड कटे हुए दरख्त की तरह धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा। उसके गिरने से आवाज पैदा हुई तो मैंने एक संतरी को बाएं जानिब से उधर भाग कर आते देखा। उसने शायद संतरी को गिरते देख लिया था। मैंने पिस्तौल निकाल कर उस पर फायर कर दिया। निशाना खता गया, मगर पीछे से नंबर 2 की शक्ल नजर आई। वो कोई छल्लावा था कि अपनी जगह से उछला और फिर भागकर मेरी तरफ आते संतरी के ऊपर गिरा और उसकी नायलॉन की रस्सी ने संतरी की गर्दन को अपने शिकंजे में ले लिया। नंबर 3 दाएं जानिब से भागता हुआ आया और मेरे करीब से गुजर कर बोला, लॉकर रूम लीडर। कमांडो नंबर 3 ने खुफिया बटन दबाया। दूसरे जंगले की दीवार भी ऊपर उठ गई। सामने चंद कदमों के फासले पर लॉकर रूम था, जिसकी दाहिनी जानिब हमें एक संतरी का कंधा नजर आ रहा था। वो हाथ में शॉटगन लिए अंदर मिसाइल के कंप्यूटर के सामने बैठे गार्ड को तक रहा था। नंबर 3 ने इशारा किया। हम तेजी से एक तरफ हटकर आगे बढ़ने लगे। संतरी ने आहट सुनकर पीछे देखा ही था कि नंबर 3 उसके सर पर जा पहुंचा। उसने साइलेंसर वाला पिस्तौल उसके सर के करीब ले जाकर फायर कर दिया। संतरी गार्ड की खोपड़ी में सुराख करती हुई गोली दीवार से जा टकराई। अंदर बैठे गार्ड ने अलार्म का बटन दबा दिया। हर तरफ से खतरे के अलार्म बज उठे। नंबर 3 ने चिल्लाकर कहा, अटैक। 3 सेकंड के अंदर अंदर हमने कंक्रीट की दीवार वाले दरवाजे को हैंड ग्रेनेड से उड़ा दिया और अंदर जाते ही दूसरे गार्ड को काबू कर लिया। वो बौखला कर हमारे चेहरों को तकने लगा। नंबर 2 ने चीख कर कहा, इसे मार डालो नंबर 3। और नंबर 3 का खंजर उस आखिरी गार्ड के सीने में उतर गया। उसने कंप्यूटर की तारों को स्विचों से खींचकर बाहर फेंका और हमें पीछे आने का इशारा किया। कोने में एक लिफ्ट नीचे मिसाइलों के लॉकर रूम की तरफ जाती थी। हमें राहदारियों में फौजी बूटों की आवाजें सुनाई दी। फायरिंग भी शुरू हो गई थी। गोलियों की एक बाढ़ हमारे ऊपर दीवार पर लगी और सीमेंट की किरचें उड़ी। लिफ्ट ऊपर आ चुकी थी। हम उसमें घुस गए। दरवाजा बंद हो गया और लिफ्ट नीचे उतरने लगी। नीचे असली लॉकर रूम था, जिसके दरवाजे की सलाखों के पीछे एक संतरी पहले ही से स्टेन गन ताने खड़ा था। नंबर 3 ने सरगोशी की, लीडर तुम इसे वाइंड अप करोगे। हम एकदम से फर्श पर आंधे लेट गए। संतरी ने फायरिंग शुरू कर दी। नंबर 2 के हलक से हल्की सी चीख की आवाज निकली। मैंने दूसरी बाढ़ मारी तो इस्राएली गार्ड लड़खड़ाकर फर्श पर गिर पड़ा। नंबर 3 और मैं मिसाइल रूम की तरफ दौड़े। नंबर 3 ने कोड हिंसों की मदद से दरवाजे का लॉक खोला और दरवाजा अपने आप एक तरफ को खिसक गया। हम दोनों भागकर मिसाइल रूम में दाखिल हो गए। नंबर 3 जाते ही मिसाइलों के पैनल पर बैठ गया और उसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। उसने यके बाद दीगरे 3 बटन ऑफ कर दिए और एक जगह से कंप्यूटर का प्लग बाहर खींच लिया। अब हमें एहसास हुआ कि नंबर 2 हमारे साथ नहीं है। नंबर 2 पीछे रह गया है, लीडर। मैंने देखा कि नंबर 2 मिसाइल रूम के बाहर फर्श पर जख्मी हालत में पड़ा था। उसके सीने से खून उबल रहा था। शॉटगन की बाढ़ की कुछ गोलियां उसके सीने में लगी थीं। लिफ्ट एक बार ऊपर जाकर नीचे आई तो उसमें इस्राएली फौजी सवार थे। नंबर 3 ने उन पर गोलियां चला दी। मैंने नंबर 3 से कहा, मैं नंबर 2 को घसीट कर लाता हूँ। नंबर 3 बोला, इसकी जरूरत नहीं रही अब। उसके साथ ही उसने मुझे आवाज दी, लीडर पैनल पर आ जाओ। ये कहकर वो पैनल पर से उठा। तेजी से दीवार के साथ लगे एक सफेद बक्स की तरफ भागा। बक्स खोलकर एक हत्थी को नीचे गिरा दिया। उसके साथ ही लोहे की सलाखों वाले दरवाजे के आगे ऊपर से फौलाद का एक भारी दरवाजा नीचे गिर पड़ा। अब हम लिफ्ट में घात लगाकर बैठे इस्राएली सिपाहियों की फायरिंग से महफूज हो गए थे। नंबर 3 के हाथ बड़े माहिर साइंसदान की तरह काम कर रहे थे। उसने 3-4 जगहों से तार बाहर खींच लिए। एक जगह नीली बत्ती जल रही थी। उस बत्ती के नीचे एक छोटा सा लीवर लगा था। कमांडो नंबर 3 ने दोनों हाथों से लीवर को पकड़कर एक झटके से बाहर खींचकर फर्श पर फेंक दिया और गहरा सांस भरकर बोला, लीडर ये बहुत बड़ा मरहला था। मैं उसके करीब चला गया। ये लीवर एंटी मिसाइल का था क्या? नंबर 3 ने कहा, इस लीवर को अगर मैं खींचकर बाहर न निकालता तो यहाँ से छोड़े हुए मिसाइलों को इस्राएली रॉकेट डिवीजन के साइंसदान रास्ते नहीं तबाह कर सकते थे, जिसका मतलब ये था कि हमारी धमकी का उन पर कोई असर नहीं हो सकता था। अगर हम ये धमकी देते हैं कि हम 4 मिसाइल मिस्र और शाम के शहरों पर फायर कर देंगे तो वो बड़ी आसानी से उन्हें रास्ते में ही तबाह कर सकते थे, मगर इस लीवर के बाहर निकाल देने से अब वो ऐसा नहीं कर सकेंगे। एंटी मिसाइल यूनिट के कीबोर्ड से अब इन मिसाइलों का राब्ता खत्म हो गया है। अब ये मिसाइल अगर हम मिस्र या शाम की तरफ छोड़ते हैं तो उन्हें कोई नहीं रोक सकेगा। मैंने फौलादी दीवार वाले दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। हम फौलादी 4 दीवारी में बंद होकर महफूज हो गए थे। नंबर 3 पैनल पर आकर बैठ गया। जहां 22 इंच के 4 कंप्यूटर लगे थे। पैनल पर कई एक बटन लगे थे और छोटे छोटे बेशुमार बल्ब रोशन थे। नंबर 3 में एक सुर्ख बटन की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस बटन को दबाने से रॉकेट नंबर 1 की मदद से मशरिक़ वस्ता के किसी भी शहर की तरफ फायर किया जा सकता है। उसके साथ ही नीला, जर्द और पिंक बटन है। ये दूसरे 3 एटमी मिसाइलों के बटन हैं। करीब ही सुर्ख रंग का टेलीफोन रखा था।